नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही ऐसे जो बीमारी बढ़ रही है और ये अनुक्त व्याधि है, मतलब हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन आज के टाइम पे बीपी का पेशेंट और डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट सब जगह है। तीन में से एक पेशेंट तो जो भी पेशेंट देखेंगे तो तीन में से एक पेशेंट को बीपी की बीमारी है, कुछ उम्र होने के बाद बीपी की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है। उसके वजह से जब बीपी बढ़ जाता है तो रेटिनोपैथी इतना भयंकर बीमारी हो रहा है और एलोपैथी डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है। सभी लोग आयुर्वेद चिकित्सक लोग के पास आते हैं और 100% आते हैं कि आप रेटिनोपैथी को ठीक करो, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर्स केवल स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देंगे, ड्रॉप्स देंगे और एंटीऑक्सीडेंट कुछ देंगे खाने के लिए, लेकिन इलाज ही नहीं है। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारे जो कॉलेजेस है उसमें ये चीज नहीं सिखाया जाता है अनुक्त व्याधियों पे। तो बीएमएस का बच्चा है, डॉक्टर है, वो घबरा जाते हैं कि अरे ये कहाँ लिखा है, चरक संहिता में, वाग्भट में कहाँ लिखा है। तो आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है, ये हम रोज शाम को 7 बजे कोई ना कोई अनुक्त व्याधियों पे बातें करते हैं। और हमारा ये रोज का 7 बजे आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक आयुष दर्पण जर्नल पेज पे, यूट्यूब में भी जाता है, फ्री में जाता है सभी लोगों के लिए। ये किस लिए जाता है कि अपने चिकित्सक लोगों को हमें हर तरह से स्ट्रांग बनाना है, विद्या में भी और पढ़ाई में भी, पैसे में भी, और हर चीज में स्ट्रांग बनाना है। यही उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे सब चीज बातें करते हैं। अब मैं इस विषय पे बात करूंगा और आप लोग भी विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने भी पेशेंट जो देखे हैं वह आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, कुछ लोगों को मैं को होस्ट भी बना देता हूँ। तो अगर कोई कारण से मेरा नेटवर्क चला गया तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखिएगा। जो ब्लड प्रेशर का बीमारी है ना, ये हमारे चरक संहिता में, सुश्रुत में, वाग्भट में नहीं लिखा है। ये उस टाइम पे था ही नहीं, क्योंकि लोग आचार रसायन का प्रयोग करते थे। थोड़ा सा मिथ्याहार विहार कर दिया तो व्याधियां हो जाती थी, उसकी चिकित्सा हो जाता था। लेकिन उस टाइम पे लोगों का दिनचर्या ही इतना अच्छा होता था, ऋतुचर्या अच्छा होता था, वेगों को धारण नहीं करते थे, क्योंकि घर घर में आयुर्वेद था। हर इंसान को मालूम था कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जैसे समय बीतते गया, कलयुग आया, तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अभी लोगों को मोबाइल आ गया है। कोई भी चीज अच्छी होती है तो बुराई भी होती है। तो मोबाइल आ गया है तो इसमें इंस्टाग्राम रील्स आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गया है, और लेट तक जागने का, जागरण करने का प्रॉब्लम हो गया है। खाना पीना अच्छा नहीं है, जो सेंटेटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बीपी का प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहा है। तो हम बीपी जब देखते हैं तो बीपी अपरेटस से तो हमें पता चल जाता है, वो डायग्नोस्टिक मेथड आप लोगों को मालूम है। तो इसमें जब ब्लड प्रेशर देखते हैं तो तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, एक लक्षण नहीं दिखते हैं। और बीपी के वजह से अपने अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो सब पे इसका अफेक्ट जरूर होता है। किसी को बीपी बढ़ जाता है तो हेडेक होता है,
किसी को इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाता है कि आपको बीपी का तकलीफ है, तो बीटा ब्लॉकर्स लीजिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लीजिए, एसी इनहिबिटर लीजिए या डाईयूरेटिक लीजिए, अलग अलग चिकित्सा जो डॉक्टर्स हैं वो देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बीपी का अपरेटस रखना सभी को बहुत जरूरी है। डिजिटल वाला भी आ गया है और मैनुअल वाला भी आ गया है। अब जरूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके बीपी देखे, सभी के पास रखना बहुत जरूरी है। केवल 2 मिनट लगते हैं, बीपी नाप लेते हैं। तो हम जब बीपी का बीमारी देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, तो इसमें क्या देखना है कि कहीं कहीं शोफ रहता है, शोथ, पूरा शरीर में शोथ रहता है, कहीं कभी कभी गुल्म व्याधि रहता है, कभी कभी मूढ़वात रहता है, कभी स्त्रोतोरोध रहता है, कभी कभी मनोवा स्त्रोतस की दृष्टि रहती है। ये सब आप लोग को मालूम है। माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और चल गुण जो वायु का है वो बढ़ जाता है। उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण जो है पित्त का बढ़ जाता है। कफ का स्निग्ध गुण और मंद गुण बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हमें दिखता है, मतलब तीनों दोषों की दृष्टि मिलती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। और आयुर्वेद के हिसाब से हम ये देखते हैं कि चल गुण बढ़ा हुआ है वायु का, जैसे प्रेशर से पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है सभी जगह, तो चल गुण बढ़ा हुआ है। पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है। कफ का स्निग्ध और मंद गुण बढ़ा हुआ है। तो हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, जहाँ पे प्योर ब्लड जाता है आर्टरीज में बढ़ जाता है, और ये एब नॉर्मल जब होता है तो उसके वजह से ये होता है। चरक संहिता में कहीं पर भी बीपी अपरेटस के बारे में नहीं बोला गया है, या बीपी के बारे में बोला ही नहीं है, क्योंकि उस काल में जब चरक संहिता लिखा गया, आचार्य लोगों को ये ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी मालूम ही नहीं थी। मालूम भी होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कलयुग में आएगा, उस टाइम पे तो नहीं था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नर्वसनेस हो गया बहुत ज्यादा तो बीपी बढ़ गया है, लेकिन ये गलत होता है। नर्वसनेस बढ़ गया है इसका मतलब बीपी नहीं होता है। तो हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये एक तरह का साइलेंट किलर डिजीज है, जिसको भी बीपी होता है और डायबिटीज होता है, धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है, साइलेंट किलर डिजीज ऐसे बोला जाता है। और दूसरा क्या है कि बीपी को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हार्ट फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, किडनी डैमेजेस भी इसकी वजह से ही होते हैं। जिसका भी बीपी 140/90 ऑफ एच रहता है तो उसको हम हाई बीपी बोलते हैं। और कुछ लोग तो 180/110 ऑफ एच मर्कुरी, वो जो रहता है 180/110, उसमें भी कोई सिम्टम नहीं रहते, लेकिन हाई बीपी रहता है। जितना बॉडी टॉलरेट करता है उतना फिर बहुत मतलब सह सकता है, लेकिन एक समय के बाद सारे शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। दूसरा क्या है कि अगर बीपी 210/110 ऑफ एच है, तो इसका मतलब वो कैंसर का स्टेज है। कैंसर में तो बहुत हाई बीपी रहता है, बहुत हाई, और वो ठीक नहीं होता है इतना जल्दी। यंग लोगों को भी बीपी हो जाता है आजकल, 20 साल 15 साल के बच्चों को भी बीपी का तकलीफ हो रहा है। और दूसरा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं लड़कियां, मतलब जो माताएं बहनें, जो मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनको भी बीपी का तकलीफ हो जाता है। और जो किडनी की बीमारियां हैं उसके वजह से भी बीपी हो जाती है। तो हमें और नहीं तो अगर बीपी को ध्यान नहीं दिया, किडनी को नहीं दिया, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है। तो उसके लिए रीनल आर्टेरियल डॉपलर ये करना पड़ता है। और जो रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको हमें देखना पड़ता है कि बीपी है कि नहीं है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और हम ब्लड टेस्ट से और बहुत सारे टेस्ट से पता लगाते हैं कि बीपी है कि नहीं है। बीपी जो रहता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। तो कुछ एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है जिससे आर्टरीज, वेन्स, अपने आईज का कोरॉइड है वो इफेक्ट होता है, ऑप्टिक नर्व भी अफेक्टेड होता है। तो जब हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो इसमें जो फंडस होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। आप ऐसे कल्पना करिए कि आई जो है, हमारा आंख जो है, वो एकदम मज्जा धातु से बना हुआ है। यहाँ पे आलोचक पित्त का स्थान है। मज्जा धातु जो है वो घी जैसा बहुत सॉफ्ट है, और वहां पर पानी का प्रेशर से बहुत ज्यादा जोर से अगर किसी ने डाल दिया, तो क्या होगा, वहां पे डैमेज होने लगेगा। डैमेज होगा ना, अगर प्रेशर से कुछ डाला। वैसे आर्टरीज में अगर प्रेशर बढ़ा तो वहां पे डैमेज होने लगता है बहुत ज्यादा, वहां मैकुला में, रेटिना में बहुत डैमेज होने लगता है। और ये कब होता है, जब कंटिन्यू बीपी 140/90 ऑफ एच है। तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन के वजह से ये कंटिन्यू अगर बीपी रहा और उस पर ध्यान नहीं दिया, दवाई नहीं दिया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये बढ़ने लगता है। अभी बीपी है वो हम एवरेज पे निकालते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो
3 बार का बीपी एक बार देखते हैं, फिर सुबह का देखते हैं, शाम का देखते हैं, उससे एवरेज निकालते हैं कि बीपी है कि नहीं है। तो अभी ऑकुलर चेंजेस बीपी की वजह से क्या होता है कि बीपी जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, और उसके वजह से रेटिना के जो आर्टेरियोल्स हैं, आर्टरीज के जो छोटे छोटे जो जैसे बाल से भी, केस सीमन से भी छोटे छोटे हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और इसके वजह से वहां पे क्या होता है, एलोपैथिक साइंस के हिसाब से क्या होता है कि कोराइड है, कोराइडोपैथी, हाइपरटेंसिव कोराइडोपैथी होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है, हाइपरटेंसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी होता है। तो ये बीपी के वजह से ही होने लगता है। अब ये तो मैंने कारण बता दिया कि बीपी की वजह से क्या क्या होता है, रेटिनोपैथी में क्या क्या होता है, कोरोइडोपैथी होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी होता है। ऑप्टिक नर्व है ना, उसमें नर्व्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। ठीक है। तो हाइपरटेंसिव कोराइडोपैथी अगर हम देखेंगे तो आईज का जो कोराइड है, उसमें क्या होता है कि फंडस जो रहता है वो पेल दिखने लगता है, वाइट दिखने लगता है, रेडिश पैचेस दिखने लगते हैं, आउटर एरिया ऑफ रेटिना उसमें ऐसे दिखाई देने लगता है। उसी तरह से कभी कभी फोकल पोस्टीरियर पोल है, वहां पे डिटैचमेंट होने लगता है रेटिना का, मैकुला का जो है वो डिटैचमेंट होने लगता है, मैकुला में स्टार आने लगते हैं, और हार्ड एक्सुडेट्स जमा होने लगते हैं, हेनेलेस नर्व फाइबर जमा होने लगते हैं, और कभी कभी आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। रेटिना जो है वो आई के बॉल के अंदर चिपका हुआ है, वो डिटैच होने लगता है क्योंकि वहां पे रुक्ष गुण बढ़ जाता है। जितना भी प्रेशर डालेंगे, अति प्रवृत्ति संगो व सिराणम ग्रंथियोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। अगर कोई भी चीज को प्रेशर से डाला जाएगा तो वहां पे जो नॉर्मल नरिशमेंट मिलना चाहिए सारे रेटिना को, वो मिलेगा नहीं। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं अति प्रवृत्ति हो रही है, दूसरे का संग हो रहा है, उस वो एक कारण हो गया स्त्रोतस की दृष्टि का। दूसरा क्या है कि डिटैचमेंट भी होने लगता है क्योंकि स्नेह अंश जो है, जो जोड़ के कफ रहता है वहां पे, वो डिटैच हो रहा है, ये होने लगता है। दूसरा रेटिनोपैथी का मतलब है कि वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, सूख रहा है और डैमेज हो रहे हैं, रेटिना के जो कोन्स और रॉड्स हैं वो सेल्स डैमेज होने लगते हैं। और ये एक दिन में नहीं होते, बहुत साल लगते हैं, धीरे धीरे होने लगता है। पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि ब्लड विजन हो रहा है, बीपी का तकलीफ है, और उनको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी की दवाइयां दी जाती है, लेकिन आईज पे कुछ दवाइयां नहीं दिया जाता है। सच बताए तो आयुर्वेद में ही उसका इलाज है। ठीक है। उसी तरह से वो राइट रिफ्लेक्स, लाइट का रिफ्लेक्स है, उसको भी कभी कभी नहीं सह पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसमें और चेंजेस होते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो लोग बहुत ज्यादा और अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है ब्लड वेसल्स का, माइक्रो एन्यूरिज्म हो रहा है, कॉटन वुल स्पॉट्स आ रहे हैं, हार्ड एक्सुडेट्स हो रहे हैं, हिमरेजिक कभी कभी हो रहे हैं, मतलब रक्त वाहिनियां फुट रही हैं, इतना हो रहा है। तो आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा देखिए, ऐसा ऐसा होने लगता है। एलोपैथी के साइंस बहुत ही ग्रेट साइंस है। जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग भी काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बीपी के पेशेंट का बीपी का दवाई देते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, एसी इनहिबिटर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, और बहुत सारे दवाइयां हैं। बीपी कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। आप आयुर्वेद ले या एलोपैथी लें, किसी भी, अभी आयुर्वेद में मुक्तावटी आ गया है, बीपी ग्रिट आ गया है, फिर लोग नेत्र तर्पण करते हैं, और शिरोधारा करते हैं, बस्ती करते हैं, पंचकर्म करते हैं, नस्य देते हैं। बीपी कंट्रोल होना सबसे जरूरी है। वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन, नमक कम खाना जरूरी है। एक्सरसाइज करना जरूरी है। और शरीर को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। दिमाग थक जाता है लेकिन इंसान सोता नहीं है, टेंशन में रहता है, सपने में भी टेंशन रहते हैं। तो दिमाग और शरीर, मन, ये सबको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा नियंत्रित करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि मोबाइल लेके घूम रहे हैं, जबकि वो एक्टिव रहते हैं मोबाइल पे। लेकिन उन्होंने अपना नियम ऐसा बनाया कि मैं जब भी दिखूंगा पब्लिक अपियरेंस में, मोबाइल कभी हाथ में नहीं रहता उनके। जब कभी कभी सेल्फी लेने जाते हैं फॉरेन में, तो कभी कभी ही दिखते हैं वो मोबाइल, नहीं तो बाकी टाइम नहीं रहते हैं मोबाइल पे। तो हमें अपना मोबाइल जो है
ये गैजेट जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मोबाइल मत देखिए, हर चीज का नियम होना चाहिए। मिथ्या योग, अति योग, हीन योग, ये तीनों नुकसान देते हैं। आज के जमाने के हिसाब से हमें चलना है तो मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये सब चीज चाहिए हमारे लिए। तो ठीक है, वो चीज हो गया, तो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। और जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो भी डॉक्टर्स दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें मालूम होना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन रहता है ना, उसके वजह से धीरे 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 मॉर्बिडिटी होती है। कोई भी ऑर्गन का मॉर्बिडिटी मतलब वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। मोर्टेलिटी नहीं बोलेंगे, मॉर्बिडिटी, वो डैमेज होने लगते हैं। और क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता है, आर्टेरियोल्स का प्रेशर बढ़ता है, तो किडनी पे, रेटिना पे, हर जगह होने लगता है। और कुछ लोगों को बीपी भी रहता है और डायबिटीज भी रहता है। तो ये जो जिनको बीपी भी है और डायबिटीज भी है, उनको ज्यादातर रिस्क रहता है रेटिनल आर्टेरियल ऑक्लूजन का, होता है वेनस ऑक्लूजन का, होता है तकलीफ, मतलब ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और इसके लिए एलोपैथी के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कराते हैं, उसके साथ एंजियोग्राफी कराते हैं। तो उससे और अच्छे से पता चलता है कि रेटिना के ब्लड वेसल्स कैसे हैं, कोराइडल ब्लड वेसल्स कैसे हैं, उनका मतलब क्या रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से तो ये अभी हो गया, अभी चिकित्सा पे आएंगे। अभी आप लोग का मैं पहले सुनूंगा, फिर मैं ट्रीटमेंट पार्ट बताऊंगा। इस टॉपिक पे कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर कंचन मैम पतंजलि में 26 ईयर से काम कर रही हैं। आपके पास कंचन मैम ऐसे पेशेंट आए हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के? जी सर, हाँ बहुत आते हैं सर पेशेंट ऐसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी वाले। और बहुत अच्छे से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो उनका हाइपरटेंशन ही थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ता है। और आपने जो सही से ही बोला है कि मुक्तावटी और बीपी ग्रिड बहुत अच्छे से काम करती है। और हमें रेटिनोपैथी के लिए भी बहुत अच्छे से मेडिसिन हम दे सकते हैं आयुर्वेद में। और हमें जैसे आपने इतने सारे हेतु बताया है ना, वो सही है। जैसे हम जिस प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है, तो हमें तो सबसे पहले पेशेंट की दिनचर्या ही सही करनी होती है। उनका आहार विहार, ऋतुचर्या, ये सब चेंज करें। पर आपने सही बताया कि पुराने जमाने में ये हाइपरटेंशन पता ही नहीं था, क्योंकि दिनचर्या अच्छी थी। और उस समय ऐसे भी होता था सर, हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप जब भी बोलते थे नहीं ये बेटा ये खाना नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने 12th तक मैगी मुझे पता थी करके। मैंने मैगी कभी खाई नहीं है। पर अब भी मेरे घर में मैगी होती है, क्योंकि बच्चे हैं तो हम, हाँ, और बच्चे देखते हैं और डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत गलत चीजें हमने अडॉप्ट कर ली है। अभी हमको लगता है ये लाइफ पार्ट है हमारा। पर एक्चुअली गलत है। इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां एड ऑन होती रहेगी। हमें अगर इसको रेटिनोपैथी को ठीक करना है तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार सब चेंज करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे अच्छे रसायन हमारे आयुर्वेद में है। जैसे हम यहाँ पे आमल की रसायन है, सप्तामृत लोह यूज कर सकते हैं, मुक्ता शुक्ति भस्म है, रजत भस्म हम दे सकते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन है ऐसे। जैसे आंवला मुरब्बा हम खिला सकते हैं पेशेंट को। हम तर्पण करा सकते हैं पेशेंट का। और हम उसके साथ बीपी को कंट्रोल करें तो ये रेटिनोपैथी बहुत अच्छे से, मुझे लगता है यहाँ पे अस्थि मज्जा पाचक भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हमें पेशेंट में बहुत बार दिखता है कि जैसे जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन है वहां पे पित्त इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। वो पेशेंट में जैसे उसको पित्त एग्रीवेटेड हमेशा रहता है, वायु एग्रीवेटेड हमेशा रहता है। तो हमें उस साइड से भी सोच के वहां पे कामदुदा हम ऐड कर सकते हैं उसका। मतलब दीपन पाचन अनुलोमन के साथ ये सब दवाइयाँ ऐड करें। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा विरेचन भी दे तो बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल आता है। विरेचन के लिए आप बहुत अच्छे से हरित की चूर्ण है, गंधर्व हरित की है, उदरकल्प हम ऐड कर सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं, महात्रिफला घृत भी हम दे सकते हैं सर इस ये कंडीशंस में। तो बहुत अच्छे से हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी सर। जी। और मुझे ये बताना है कि जब ना आर्टेरियोल्स में डैमेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति हो रही है। तो रक्त और पित्त की दुष्टि हुई है, ये भी मानना पड़ेगा हमें। तो हम क्यों ना जीवनीय घृत खाने के लिए दें। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये जीवनीय गण जो है, इससे सिद्ध किया हुआ जो घृत है, या अष्टवर्ग से सिद्ध किया हुआ घृत है, वो अगर हम खाने के लिए देंगे, रक्त वाहिनियां जरूर अच्छी होती हैं,
उसके साथ में रक्त का प्रसादन करने वाले, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, और रक्त के खर पाक से और कंडरा और क्या बनती है, स्नायु बनती है। तो मृदु पाक से जब सिराएं बन रही है, मतलब आर्टरीज और वेन्स बन रही है, तो हमें यहाँ पे रक्त पाचक, रक्तगत स्त्रोतोरोध है कहीं ना कहीं, तो रक्त पाचक देने से फायदा होगा। रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां और चक्षुष्य, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयों में स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताप्यादिलौ, चंद्रकला रस, प्रवाल पिष्टी, ये बहुत अच्छी अच्छी आयुर्वेद में ही दवाइयां हैं। उसी तरह से रतन ज्योत नाम का वनस्पति है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और हमें आंखों को किसी भी तरह से, मतलब बीपी को तो हम कंट्रोल करेंगे, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, लेकिन आंखों पे अब चक्षुष्य दवाइयों में, जैसे कि मैंने एक पढ़ाया था वृहत वास्कादि कषाय, वो बहुत अच्छा काम करता है। सप्तामृत लौह का गोली न देके उसका चूर्ण दे मधु और घृत के साथ, तो उसमें त्रिफला है और यष्टि मधु है और 4 भाग लौह भस्म है, इसलिए सप्तामृत लौह ये अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सुबह शाम खाने के लिए दें। गाजर, 2 गाजर भूखे पेट दें। और इसमें नस्य का बहुत अच्छा रोल रहता है। जो लोग आयुष दर्पण से जुड़े हैं उन लोगों ने देखा है कि आंखों की हर बीमारी के लिए मैं 30 तक नस्य देता हूँ। 101 आवृत्ति का शीर बला तेल मृदुपाकी रहता है। जितना स्नेहन होगा, तर्पण होगा, उतना आंखों की मज्जा धातु को बल मिलेगा। ऐसा सोचिए कि 100 एकड़ का जमीन है, सब सूख रहा है, कहीं ना कहीं सूख रहा है, तो यहाँ पर भी ड्राइनेस भी आ रही है, यहाँ पे पित्त भी बढ़ा हुआ है, रक्त वाहिनियां फट भी रही हैं, वहां पे वायु का जो रुक्ष गुण है वो बढ़ रहा है, रक्त वाहिनियों में फट रही है, रक्त पित्त जैसी भी संप्राप्ति है। इसलिए तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है रक्त और पित्त दोनों पे काम करता है, इसलिए वृहत वास्कादि कषाय बहुत अच्छा काम करता है। और नस्य जो शीर बला तिल का है, उससे आंखों का जो रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब क्या होता है, डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं रेटिना में, नर्व्स में, वो सब इससे ठीक होता है। इसी तरह से जीवंत्यादि घृत है, खाने के लिए दें। जीवनीय घृत है, खाने के लिए दें। और त्रिफला, सूक्ष्म त्रिफला, वो दें। और एकेटी, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, वो देने से फायदा होता है। और बाकी आप लोग और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि इसमें और भी हमें, जैसे त्रिवित लेहम से हम विरेचन कराएं। क्या सर? सर, प्रबल पृष्ठि और प्रबल भस्म में क्या अंतर होता है सर, जो आपने बताया ताप्यादिल और पिष्टी, सवर्ण मार्क्स प्रबल? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर आदित्य शिवहरे सर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, और ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। तो इनको प्रवाल पिष्टी ये रहता है कि प्रवाल भस्म ले लिया सर, उसको गुलाब जल की भावना दिया और चंद्र का जो प्रकाश है उसमें रख दिया, तो वो पिष्टी बन जाती है। उसको हम मारण नहीं करते हैं, जैसे शोधन किया तो पुट देते हैं, फिर मारण किया जाता है, उसमें भी अग्नि दिया जाता है। यहाँ पे आंखों का बात है, तो तेज तत्व को कम करना है हमें, अग्नि तत्व कम करना है, इसलिए गुलाब जल शीतल होता है, उसकी भावना दिया जाता है, उसको सुखा के, और चंद्रपुटी मतलब चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता दिया जाता है। तो जहां पर भी पित्तजन्य संप्राप्ति है उसमें प्रवाल पिष्टी दिया जाता है। प्रवाल भस्म तेज महाभूत प्रधान होता है, और ये पिष्टी होता है वो शीत होता है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। आप सर इस पे कुछ बोलिए, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पे आपका वेस्टर्न मेडिसिन क्या बोलता है इस बीमारी पे? सर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ज्यादा प्रेशर होने के कारण वेसल्स में, जो जैसे हमारी आंखों की संवेदनशील छोटी धमनियां रहती हैं, तो उस पे प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण प्रेशर बढ़ने का वो फूटती हैं, थोड़ी थोड़ी ऊजिंग होती है, जिसके कारण वहां पे जहाँ पे पर्दा साफ होना चाहिए, वहां पे छोटी छोटी रक्त के साथ, वाहिनी के साथ छोटी छोटी रक्त वहां पे डिपॉजिट हो जाता है ऊज करके, वो आगे नहीं बढ़ता। तो छोटी फिल्म जैसे फिर वहां पे वो एब्जॉर्ब होने की कोशिश वो करती है, बॉडी करती है, लेकिन वो रेटिना का जो साफ पर्दा होना चाहिए, जैसे अगर चश्मे साफ होना चाहिए, अगर चश्मा साफ नहीं तो दिखेगा नहीं, इसी प्रकार रेटिना आप लोग को में स्क्रीन पे दिख डिपॉजिशन। रहा होगा, हार्ड एक्सुडेट्स, फ्लेम हिमरेज, रेटिना, कॉटन वुल स्पॉट्स, मैकुला जो है उसके चारों ओर देखिए ऐसे ऐसे स्पॉट्स आते हैं, इसको ही हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप लोग को काफी हद तक समझ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। हाँ सर, और बताइए सर। जी सर, आदित्य इसी के सर। कारण ये जो रेटिनोपैथी जो होती है ना, यही मैंने आपको मतलब लेमन टर्म्स में बता दी इस तरीके से। जी, जी सर। एन्यूरिज्म भी होता है, ऑक्लूजन भी होता है, हिमरेज की भी संप्राप्ति होती है, बहुत कुछ होता है सर इसके साथ। ये सर, फिर क्या होता है कि जैसे
इसके कारण जो जो रक्त वाहिनियां फूटती है, मतलब हीमोरेज, छोटा छोटा ऊजिंग होता रहता है, उसके कारण फिर जो जमा होने लगता है, जमा होता है तो फिर ऑक्लूजन हो जाता है। ये जो कचरा जमा होता है, ये रेटिनल वेसल्स को ऑक्लूड कर देता है। और रेटिनल वेसल्स जब कुछ ऑक्लूड होती है, तो जो दूसरी वेसल्स होती है वो जोर से फूटती है। अभी तो ओजिंग हो रही थी कि जो दूसरी वेसल्स पे प्रेशर बढ़ा रहता है कि प्रेशर डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो वो जोर से फूटती है। तो फिर बाद में ओजिंग जो है हेमरेज में दिख सकता है। और एक्सुडेट, हार्ड एक्सुडेट, जैसे लिखा है हार्ड एक्सुडेट, मतलब लंबे समय से जमा हुआ कचरा, जी एक्सुडेट्स। और फिर यहाँ पे कचरा बनता है तो फिर जैसे खून आता है तो कॉटन वूल स्पॉट्स, मतलब वहां पे वो रीअब्जॉर्प्शन होता है, खून पर्दा गंदा करता है, तो जैसे धब्बे लग जाते हैं चश्मे में, लंबे समय से अगर गंदगी पड़ी हो तो वैसे धब्बे लग जाते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है। जी सर। जी। तो सोचिए पेशेंट को कितना तकलीफ होता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको दिख नहीं रहा था, तो डॉक्टर्स ने चश्मा वश्मा चेंज किया, लेजर थेरेपी दिया और वो ड्रॉप्स दिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने तो पैसा ले लिया, लेकिन बाद में बोले हम नहीं कुछ कर सकते। पेशेंट को ऐसे ब्लाइंडनेस जैसा हो गया है पूरा। और मतलब एलोपैथी में इलाज नहीं है तो लोग लूटते हैं डॉक्टर। मैं बुरा मत बोलिए, बोल रहा हूं मैं किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट इसका। इसमें डिमिनिश्ड विजुअल एक्टिविटी होता है, सीइंग फ्लोटर्स, कुछ तो ऐसे उड़ रहे हैं आंखों के सामने, फ्लोटर्स भी दिखते हैं, पेनफुल आई भी रहता है। और यहाँ पे हिमरेज होता है तो रेटिनल डिटैचमेंट भी होता है, विट्रस हिमरेज होता है कभी कभी। कभी कभी यहाँ पे रेटिनल एडिमा होता है, हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं। और यहाँ पे रेटिनल हिमरेज होता है तो डॉट एंड ब्लॉट हिमरेज, ऐसा शब्द बोला है। माइक्रो एनुरिज्म होता है, वो मतलब रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, एनुरिज्म होता है। लार्ज ब्लॉट होता है। फिर इंट्रा रेटिनल मैक्रो माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन, ठीक है। फिर वेनस चेंजेस, ब्लीडिंग, लूपिंग, सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन, ये सारे ऑप्थेल्मोलॉजी के टर्म्स हैं। ऐसा दिखता है। बाकी लोग कुछ बोलना चाहेंगे? पल्लवी मैम, आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? डॉक्टर पल्लवी मैम सुन पा रही हैं? किसी ने पेशेंट देखे हैं, सुने हैं तो बता सकते हैं। आयुर्वेद में जो हम अक्षि तर्पण करते हैं, नेत्र तर्पण, उड़ीद का वो आटा का गोल लगा के और आंखों को डिप करते हैं, तो इससे हमारा आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा बात बोला है, यह है पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला। जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला है। तो सुश्रुत संहिता में जो शालक्य तंत्र बताया, इतना बढ़िया है ना, उस पे रिसर्च होना चाहिए। उन्होंने बताया, बहुत सारे अंजन बताए हैं। जब हम आंख में दवाइयां डालते हैं, अंजन डालते हैं, तो उससे अपनी ग्रहणी कला अच्छी होती है। सोचिए, और ग्रहणी कला को अच्छा किया तो आंखें अच्छी होती हैं। सोचिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आंखें भी बताई हैं। जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं, गुद भाग से हम बस्ती से दवाइयां देते हैं, त्वचा में कुछ दवाइयां लेप लगाते हैं, अभ्यंग करते हैं, वैसे आंखों में अंजन लगाने से पेट, हमारा इंटेस्टाइन, जो ये ग्रहणी कला, वो ठीक होने को बताया। तो उन्होंने, उनको मालूम था ये सारी चीजें। पित्त धरा कला ही हमारी मज्जा धरा कला है, और आंखें जो है वो मज्जा धातु से बनी है। तो इसके लिए अंजन कल्पना, अश्चोतन, फिर पुटपाक कल्पना, वो स्वरस डालने के लिए बोला है, पुटपाक करके। बहुत सारे द्रव्य हैं जिस पे और रिसर्च होना चाहिए। जी। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, इस पे आप थोड़ा अपना बताइए नॉलेज। हाँ मैम। जी प्रणाम सर। जी बोलिए ये मैम। सभी तौर पे आपने बता दिए सर, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से। और ये रियली सर, ये एलोपैथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। कई पेशेंट तो मेरे पास आए हैं जो लेजर कराने के बाद उनको एकदम ब्लाइंडनेस आ गया और दिखता ही नहीं था। तो ये सारी यही कॉज रहते हैं उसमें। और मैं उसी दृष्टि से देखती हूँ कि रक्त पित्त चाप दोष के तरह से इसको लेके देखती हूँ। और दोष जो हमारे वही हैं जो आज की मॉडर्न दिनचर्या है, दृश्य में यही आता है कि खान पान कुछ भी शुद्ध नहीं है। और ये वेदों में रियली नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अभी आज के समय में जो हमारा विकृति आया है, आहार विहार, रहन सहन, खान पान, कुछ भी शुद्ध नहीं है, न वायु, न जल, न भोज। तो उसमें ये रक्त पित्त चाप की जो बनती है संप्राप्ति, उसमें सर हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी चिकित्सा है नित्य तर्पण का। और जो अभी अंजन का बताया सर, जैसे इलेनीर कुजाम्बू का मैं लगाती हूँ, तो रियली सारी जो कोशिकाएं हैं वहाँ की एक्टिव हो जाती हैं और रक्त संचरण बहुत अच्छे तरीके से उसमें स्टार्ट हो जाता है। और कुछ दिन के बाद पेशेंट को
बल्ले मिलता है आंखों में। और बल्ले के साथ जो अपनी औषधियां हैं अपनी, जैसे हम लोग डायबिटिक पेशेंट को चलाते हैं तो उसमें स्वर्णमाक्षिक को भी इंक्लूड करते ही हैं, स्वर्णमाक्षिक ताप्यादिलो। तो ये नेचुरली यहाँ कहीं ना कहीं इसको इसमें प्रधानता देती है नेत्र के लिए। और सर रक्तचाप के लिए जो 10-10 20-20 साल से मेडिसिन लेते रहते हैं उनमें तो ये होता ही है, रेटिनोपैथी आता ही है तो मैक्सिमम क्या लोगों में। आपको कहना है कि बीपी की दवाइयां काम नहीं करती है इस पे? सर बीपी की दवा जो मॉडर्न में लेते रहते हैं वो इसके लिए इतनी नहीं है कारगर जो हम लोग बराबर, देते हैं। तो वही वो वही हमारी मैं हर सुनना दृष्टि चाह से रहा हूँ। क्योंकि बीपी की दवाइयां बीपी को रिसेप्टर्स पे काम करेगी, उसको जी कंट्रोल करेगी, लेकिन जो रक्त वाहिनियों में जो संप्राप्ति हो रही है, रुक्षता आ रही है, चल गुण बढ़ रहा है वायु का, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण, उस पे तो है ही नहीं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है पित्त और वात और कफ, और उससे क्या क्या डैमेज हो रहा है उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सब अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, वेगों का कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं वो चीज, और नहीं रुक्षता है बढ़ सर, रही है। जैसे अभी हम ये वेग के धारण की वजह से भी होता है, इसमें वायु की रुक्षता से भी होता है। तो वो है ही कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जी। और बहुत अच्छे से हमारे आयुर्वेद में इसकी संप्राप्ति को लेकर के, और जब हम निदान परिवर्जन करते हैं और पंचकर्म के तहत जब पेशेंट को लेते हैं। मेरा तो एक पेशेंट था सर, उसको आइज में जो 5 to 6 उसका था, 600 जाता था शुगर का लेवल। और सर उसने प्राइमरी स्टेज में कभी भी उसने मेडिसिन नहीं लिया, डायरेक्ट यहाँ आया तो उसकी चिकित्सा की मैं। और चिकित्सा के बाद वो आज भी उसका शुगर 90, 110, 120 ऐसे रह रहा है, फास्टिंग और पीपी। और जो ब्लैक साइड भी आता था, रेड हो जाते थे उसके पूरे आईज। लेफ्ट साइड का तो बिल्कुल ही रेड हो जाता था, पूरा रेडनेस होकर के, जैसे अभी ये स्पॉट दिखा रहे हैं। सर वो बिल्कुल ठीक है पेशेंट। वो नित्य तर्पण लिया, उसका वस्ती भी की, मैं शोधन की, वस्ती दी, नित्य विरेचन पे रखी, अभ्यंग स्वेदन करा करके शिरोधारा भी कराया मैंने, और अंजन के लिए नीर कुजाम्बू ये चलाई। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर जी। मैम कौन सा अंजन बताया? मैं इलानीर कुजाम्बू लगाती हूँ, इलानीर कुजाम कुजाम्बू कर्पूरादि कुजाम्बू इसका लेकर के, और कॉटन में उसको साफ करके और धीरे से आईज में इसको लगा देते हैं, जी या ड्रॉप से करके उसको कॉटन से धीरे से, बॉइल वाटर में कॉटन को डिप करके और धीरे से आईज को साइड से कॉर्निया से लेकर के पूरे में। का तो बहुत उसमें इतना ज्यादा टीयर आने, आंसू इतने ज्यादा आते हैं। और उसके बाद मतलब 10 से 15 मिनट के बाद आईज एकदम क्लीन हो जाता है और कूल हो जाता है। जी मैम। मैम इलानीर कुजाम्बू और कर्पूर आदि कुजाम्बू मैम, और क्या मैम ये इनका अक्षय तर्पण? नहीं सर, अक्षी तर्पण तो हम घृत से देते हैं ना। अक्षी अच्छा तर्पण हमारा अच्छा। घृत से होता है, त्रिफलादी घृतम से देते हैं उसको, यष्टि मधु घृतम से देते हैं। रक्त सॉरी, पित्त अंजन चापनी अंजन जैसे है। अंजन। हाँ अंजन करते हैं इसको, 1 ड्रॉप मैम लेकर के। इसमें वस्ती क्या दिया इस केस में आपने? वस्ती में मैं इसका तो निरु वस्ती से पहले उसको क्लीन करती हूँ। और जैसे वात की ज्यादा संप्राप्ति है तो उसमें क्षीरबला का, और आपका त्रिफलादी, और क्षीरबला, त्रिफलादी तेलम का और क्षीरबला का, और घर का पेशेंट के अकॉर्डिंग देती हूँ मैम, कितना है क्या है उसकी कंडीशंस। तो अन्नवासन और मात्रा बस्ती और बीच बीच में नीरू बस्ती ऐसे करके वो बहुत बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो हमारा संप्राप्ति जो बन रही है वात और पित्त की वजह से और खर गुण की वजह से, तो हम वहाँ फास्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। और फिर बीच में थोड़ा सा क्वाथ धारा दे देते हैं शिरोधारा में। क्वाथ धारा देने से भी बहुत अच्छा रक्तचाप में भी फायदा मिलता है। जैसे हमारे कुछ द्रव्य हैं इसके लिए, वचादि योग है, त्रिफलादी है, और ये दशमूल काढ़ा है। और ज्यादा रक्त पित्त है तो फिर उसको हम तक्र से भी, तक्र में औषधियां डाल करके उसका भी शिरोधारा करते हैं। तो जटामांसी आदि का बहुत अच्छा रोल है इसमें, ब्राह्मणी शंखपुष्पी जटामांसी, इसका क्वाथ लेकर के और उसको भी शिरोधारा देते हैं। कर्णपूरण करते हैं, नेत्रांजन करते हैं, अक्षि तर्पण करते हैं, नाभि पूरण देते हैं, बस्ती देते हैं। और थोड़ा सा प्राणायाम इसमें बहुत ज्यादा काम करता है, तो प्राणायाम को इंक्लूड करते हैं तो फायदा आता है सर। जी मैम। थैंक यू।
अभी आप लोग ये देखिए कि आयुर्वेद में कितना स्कोप है, ये विषय पे कितना स्कोप है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जरूर काम करिए और आप लोग का नाम हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस पे पूरा ध्यान देके अच्छे से किया तो। हाँ, आदित्य सर आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये अंजन का सर थोड़ा अगर प्रोसीजर ग्रुप पे थोड़ा सा अगर पता चल सिंपल जाता है, किस तरीके अंजन से। तो सिंपल है कि आप गाय का घी, शुद्ध गाय का घी का बत्ती बनाइए और एक कटोरी में घी लगा के और उसको उल्टा कर दीजिए और वो काजल बन जाता है, वो अंजन हो जाता है। वो सिंपल है और बाकी दवाइयों से भी और बनाया जाता है। मैं भी बनाती हूँ सर हाँ, काजल। कैसे बनाती मैम? बीना मैम बताइए। मैं एरंड स्नेह का दीप लगाती हूँ। और आप बोल रहे हैं कि वो उसकी जो काजरी ब्लैक उसका आता है ना, काजरी बोलते हैं मराठी में। तो हिंदी में मुझे शब्द मालूम नहीं है काजल उसका। बोलते हैं, काजल। हाँ, काजल बोलते हैं, मगर मैं नवनीत में उसका खल करती हूँ सर। अच्छा। और मैं ना हाइपरटेंशन में रक्त मोक्षण करती हूँ, विरेचन दे के बहावा मगज, उसके बाद हरित की क्वाथ और मनुक्का, इसका क्वाथ दे के विरेचन, सौम्य विरेचन स्त्रौसन होगा उससे। और उसके बाद स्नेह दे के रक्त मोक्षण करती हूँ सर। तो हाइपरटेंशन कम आता है, कम होता है। और नेत्र के लिए सप्तामृत लोह व्यस्त प्रमाण में घी और मध ऐसा देती हूँ। त्रिफला घृत देती हूँ पेट से। और प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम देती हूँ, तर्पण देती हूँ, नेत्र तर्पण। और शवासन से भी अच्छा ये कम हो जाता है हाइपरटेंशन। मैम वो नवनीत वाला एक बार बता दीजिए प्लीज, क्या बता रही हो? एरंड स्नेह का दीप लगाना और उसके ऊपर जो वो जोत तो के ऊपर कटोरी, बाटी, कटोरी नहीं तो तामन रहता है हमारे यहाँ लोटा, पूजा लोटा। करने का। हाँ, नहीं, एक थाली जैसा रहता है सर, हाँ तांबे हाँ, का। छोटा छोटा सा थाली, तामन, हाँ। तांबे का। हाँ, हाँ आप देव की पूजा उसमें करते हैं। वो हाँ हाँ तांबे का रहता है, धातु का। और वो उसके ऊपर रखने का, पकड़ के रखने का। तो पूरा जो काला हो जाता है वो दिवे से। तो वो जो पूरी काजरी वहां पे है वो ताहमन पे, तो वो नवनीत में उसका खल करते हैं हाथ से, उंगली से। मिक्स करते मैम, उसको मिक्स कर हाँ, देते हैं तो जैसे। मिक्स करते हैं मक्खन में। हाँ, जैसे हाँ घृत मिक्स करते हैं, मैं गौ घृत मिक्स करती हूँ उसमें। और वो तो चांदी की उसको डब्बी में नवनीत भर मिक्स कर देते हैं। देती हूँ। करेक्ट जी। करेक्ट। और वर्तिका जो बनाते हैं मैम, तो उसमें थोड़ा सा मैं अजमोदा और थोड़ा सा कर्पूर उसमें मिक्स कर देती हूँ। अच्छा। गौघृत के साथ वर्तिका बनाती हूँ मैं, जो जो हम्म। दीप जलाते हैं ना उसमें। तो गौघृत, अजमोदा और थोड़ा सा कर्पूर, और उसको फिर उल्टा कर देते हैं तो उसमें पूरा उसका कार्बन आ जाता है। फिर जो गौघृत से मिक्स करके उसको बनाते हैं गाढ़ा सा, तो आपने उसमें नवनीत डाला, तो वो और अच्छा काम करता होगा, पित्त शामक है ये। जी मैम। और मालिनी वसंत भी बहुत अच्छा काम करता है नेत्र रोग में, जी खर जी। है उसलिए। और प्राणायाम में तुम एक जोत लगा के उसको देखना, ये भी एक मेडिटेशन करना, जी जी। उसको मेडिटेशन। त्राटक त्राटक। बोलते हैं ना, त्राटक। त्राटक। त्राटक बोलते हैं, हाँ। तो वो नाटक, हाँ। त्राटक 5 मिनट त्राटक हो गया तो आंख से पानी निकल आता है पूरा। वो त्राटक का भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और चंदा मामा को देखने से भी आता है, चंदा मामा थैंक और यू। तुरवा के घास पे चलने से। घास, हाँ, हाँ नंगे जी, पाँव। खाली पैर घास में ओस की हाँ, बूंदें जो रहती हैं उस पे पूरा अच्छे से चलें। हाँ, हाँ। क्योंकि ये अग्नि माभूत तत्व प्रधान है पैर। तो जितना हम चलते हैं दुर्वा पे उतना ज्यादा आंखों को शीतलता मिलती है, आलोचक पित्त को बैलेंस करते हैं। और क्या बताया चरक संहिता में, तस्याशीति अध्याय, उसमें चरक संहिता में बोला है कि सौविरंजनम तीक्ष्णो, ऐसे जो श्लोक है कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम। चक्षु तेजो में है, उसको श्लेष्मा से सबसे ज्यादा भय रहता है, इसलिए अंजन रोज लगाना चाहिए, दिनचर्या में बोला है, चरक जी ने बोला है। तो हम, और पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, मुस्लिम संप्रदाय में सुरमा लगाते थे, अभी भी लोग लगाते हैं सुरमा। तो वो कुछ अलग तरह का पत्थर होता है,
और वो सलई रहता है ऐसे कांच का, और उसको आंख में ऐसे करते हैं, वो लगाते ही आंखों में से पूरा कचरा निकल जाता है आंसू से, और आंखें स्वच्छ हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा खो जाती का सुरमा मुंबई में मिलता है बहुत ज्यादा, यहाँ पर भी मिलता है, तो वो सुरमा लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। और आप लोग बताइए, आजकल तो क्या आ गया है, काजल के बदले में लैक्मी, वो पूरा ऊपर नीचे बोथ के पूरा काला काला कर दो, और कॉस्मेटिक पर्पस है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है वो पूरा आंखों पे काम करने के लिए, अपने नेत्र इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय को स्वस्थ रखने के लिए। लैक्मी वैक्मी स्वस्थ नहीं रखता कुछ। सर पहले हर घर में बनता था ये, और अभी मॉडर्न में जो है ना डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और हाँ, कई माताएं आती हैं बोलते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं नहीं बच्चों को लगाना है आंखों को इसको। ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, इन्फेक्शन होगा, ऐसे मना कर देते जी। हैं। जी। पहले तो माताएं बच्चों को तेल लगाती थी, सरसों का तेल, और नाक में तेल डालती थी, कान में तेल डालती थी, तो बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगता था। आजकल ये सब हटा दिया गया है, तो उसकी वजह से चश्मा लगता है छोटे बच्चों को। और एक थोड़ा विषय थोड़ा अलग होगा, मगर हाँ हाँ, कॉस्मेटिक बताइए बताइए। कॉस्मेटिक का विषय निकला है तो मैं और भी बोलती हूँ। लेडीज है यहाँ ग्रुप में बहुत ज्यादा, तो लिपस्टिक मैं कभी नहीं लगाती, मगर गैरिक और गोघृत दोनों मिक्स करके एक डिब्बे में डब्बी में भर दिया ना, तो वो लिपस्टिक का बहुत अच्छा काम करती है। जी। ये किसी ने फेसबुक पे लिखा है, अंजलि पुंडीर मैम, कि अंजन का नाम बताइए प्लीज। अंजन का नाम किसी ने बताया क्या? एलनीर जुम। नील तुम। इलानीर इलानीर कुजाम्बू, इलानीर कुजाम्बू। हाँ जी। वो क्या है इंजानीर उसमें गुलाम्बो? तेल है और घी का कॉम्बिनेशन, और उसमें कुछ जड़ी घी बूटी। और मधु का कॉम्बिनेशन है उसमें, अच्छा कौन अच्छा। से हनी और घी का कॉम्बिनेशन है, और औषधियां हैं सब। मैं उसका घटक मैम भी डाली थी एक बार। गोप्रू बिल कंटकारी अग्निमंथ मैम ये सब है उसमें। हाँ, तो वो नील कुसुम। बहुत ही कारगर है, और हम लोगों को वीकली, इतना मोबाइल जो देखते हैं ना, हम लोगों को भी वीकली लगाना चाहिए। हो नहीं पाता है हम लोगों से। ड्राइनेस सिंड्रोम हो रहा है मोबाइल देखने से, जी। आंखें सूख रही हैं बहुत ज्यादा। 3 घंटे तो हम लोग वैसे भी फेसबुक इसमें पढ़ रहे हैं अभी, तो वो कंपनी का अलग हो नाम जाता है। ग्रुप में एक आध लिख, घंटे। जी। कंपनी और का नाम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस हेलो। टॉपिक पे। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैम लोगों ने और आपने बहुत अच्छा बताया सर। थोड़ा सा बस इसमें एडिशन करना चाहती हूँ सर। हाँ इसमें जैसे पहले इतना नहीं था मेरे को नॉलेज सर, तो मैंने जो मॉडर्न के हिसाब से सर, जैसे इसमें लिवर और किडनी इन्वॉल्व रहता है सर हाइपरटेंशन में, तो सर जी मैंने लिवर से ट्रीटमेंट शुरू किया, मतलब लिवर और किडनी का। तो जी सर उससे मतलब ये हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक जो हाइपरटेंशन रहता है सर वो कंट्रोल रहता है। तो उसके अलावा सर जो लोकल जैसे ट्रीटमेंट है सर, जो अक्षी के लिए हमने करना है आंख के लिए सर, वो कंटिन्यू रहेगा। बट सर अगर हम लिवर और किडनी पे भी काम करते हैं सर, इसमें सबसे अच्छा जो सर्वकल्प क्वाथ रहता है सर, वो अच्छा रहता है सर। उसके अलावा सर जो मज्जा पाचक है, आम्ल की अपना आम्ल की नागरमोथा और गिलोय सर, इसका कॉम्बिनेशन सहस्त्रपुटी अभ्रक के साथ, और सर इसमें थोड़ा यशत भस्म भी डालती हूँ, क्योंकि सर जैसे जितनी भी ये ग्रंथि या ग्रोथ के लिए सर उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रजत भस्म सर ये मतलब जो दिमाग की शांति के लिए सर वो, और साथ में सर सारस्वत रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट सर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सर मोस्टली जो ये पेशेंट रहते हैं बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, तो इसलिए सर मतलब क्विक एक्शन के लिए सारस्वत रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट सर ये देती हूँ सर। बाकी कॉम्बिनेशन में सर बलामूल गोक्षुर आमल की इसको सर चेंज कर करके सर चले मीन भाई, रहता है। जी। चलो तूने बहुत बंद कर अच्छा दिया भैया बताया। वाला। कृपया म्यूट बस चल रखिए। भाई, मैं भी कर रहा हूँ। वैद्य अक्षय मिश्रा जी म्यूट रखिए। जी। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, मतलब यकृत से काम करते गए, क्योंकि रक्तवह स्रोतस का मोशन यकृत है, तो सर यकृत पे आप। हमें क्योंकि उस समय इतना समझ नहीं था, तो जो मॉडर्न में ये सारी जो सर इसके एंजाइम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सर जो सिस्टम है सर, उसमें लिवर और किडनी सर दोनों, मतलब जो भी एसेंशियल हाइपरटेंशन हम बात करते हैं, तो सर उसमें जो किडनी का मेजर रोल रहता है। तो अगर हम सर पेशेंट का लिवर और किडनी अच्छा कर देते हैं तो सर ये चीज अपने आप कंट्रोल में आ एक बार जाती है फिर सर। से बोलिए मैम, सारा द्रव्य फिर से बोलिए, लिख रहे हैं लोग, मुझे मैसेज जी आया। सर।
हाँ सर जैसे ये सर्वकल्प क्वाथ है सर, उसमें लिवर के लिए और किडनी दोनों का ही वो काम करता है सर। इसमें गोक्षुर है, पुनर्नवा मूल है, अपना आमल की है, नागर मोथा जो मज्जा पाचक में आता है सर वो। सर पहले स्टेप में सर मज्जा पाचक पे हम काम करते हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप में सर जब एक बार थोड़ा पेशेंट कंट्रोल में आ जाता है सर, उसके बाद रक्त को शुद्ध करने वाली जैसे ताप्यादि लो है सर, उसके अलावा सर सहस्त्रपुटी अभ्रक है, यशत भस्म है, ये सब सर बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सर जो स्थानिक चिकित्सा है वो हम पैरेलल साथ में कर सकते हैं। और नसें तो सर है ही अल्टीमेट इसमें। तो मतलब हम जो है स्नेहन नसें, मतलब जो तर्पण करे मतलब बॉडी को, तो वो नसें है सर, जैसे शीर बला है, मतलब जो वात और पित्त दोनों को शांत करे सर वो चीज। और सर जैसे मैम ने अंजन वगैरह का बताया, तो वो सर उस समय मैं इतना नहीं करती थी सर। एक अपना हरिद्वार से सर एक कंपनी है अपना सर, उनका गुरुकुल का भी सर एक अंजन आता है सर, वो भी अंजन सर यूज करते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? श्रीनिवास सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अद्वैत जय कृष्णन सर कुछ बोलना है, बोलिए प्लीज। श्रीनिवास सर। हेलो। हाँ बोलिए मैम, रश्मि मैम। एक्चुअली सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे अंजन जो दिनचर्या में बताया है वो सुबह के टाइम लगाने को बोला है, तो जी, अगर सुबह नहीं हो पाता है तो क्या हम इसे रात में भी दे सकते हैं? रात में लगा सकते हैं, लेकिन वो ठंडा, अभी आप ठंडी में लगाएंगी दिल्ली में? नहीं सर, अभी नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ। जैसे मैम ने अभी बताया था कि वो नवनीत में मिक्स करके जो अंजन बनाते हैं एरंड की बाती से, अच्छा, तो ये वो वाला अंजन हम वीना रात मैम, में यूज कर वीना सकते मैम हैं? आप एक बार इस पे बताइए, रात को लगा सकते हैं क्या अंजन, जो आपने बताया नवनीत वाला? डॉक्टर वीना मैम, कोंकण की डॉक्टर, आप कहाँ गई मैम? चिपलुन की डॉक्टर वीना मैम कहाँ चली गई? अभी शायद कुछ पूछा मैम था। वो एक्चुअली काजल का ही सब्स्टिट्यूट है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन रात में लगा के नेत्र में सोना तो वैसे उचित नहीं है, वर्जी है ही है। कान में तेल डाल के रात में सोना, आंख में लगा के सोना, ये तो वर्ज्य है। दिन में करे तो ज्यादा अच्छा है। सेफ्टी के लिए। ओके जी, ये ओके काजल का ओके, ही थैंक यू। सब्स्टिट्यूट है मैम, इसको कर सकते हैं। और जैसे वो खुजाम्बू बताई, तो उसको तो डाल के 2 मिनट के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं उसको। तो जी मैम आपने जो खुजाम्बू डालने की जो विधि बताई थी कि उसको कॉटन पे लेके और फिर लगाना है, तो उसको आप एक बार फिर से बता सकते हैं? श्योर मैम, बट उसको आप जैसे कॉटन में नहीं भी लगा रहे, क्योंकि हमको हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक ड्रॉप आता है, वो हम्म। ड्रॉपर से ही उसको पहले आई को क्लीन कर दिए हैं पूरा अच्छे से, गॉज हम्म। पीस से गर्म पानी से क्लीन करके, और 1 ड्रॉप डाल दिए। तो पूरे आंख में वो धीरे अच्छा से अच्छा। वो हल्का सा स्टेयर करेंगे तो वो पूरे आंख में चला जाता है। फिर एक गॉज पीस गर्म पानी में निचोड़ के कॉटन को, और फिर धीरे धीरे उसको हल्का सा स्वेद देते हैं, और इतना आंसू गिरता है, इतना गिरता है कि थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा लगता है उससे। इतना आई क्लीन हाँ लगता है कितना कचरा था साफ हो गया, और एकदम विजन भी क्लियर हो जाता है। और मैम ये पूरे हमारे जो हम्म। कोशिकाएं हैं उसको वो बल भी देता है वो। कौन सी कंपनी का है मैम, ये ओके, मार्केट में अवेलेबल है? ये साउथ की ये कंपनी का कोटकल का आता मंगाती है। हूँ मैम। कोटक। ये कोटकल का भी आता है। हाँ, कोटेकल का भी आता है, एवीपी का भी आता है उसका। साउथ अच्छी कंपनियां हैं, वो अच्छा बनाती है। उसमें शहद जो है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला रहता और है। क्या है ना, चरक संहिता में सुबह करने के लिए बोला है, रात को कहीं नहीं बोला है अंजन करने के लिए। अंजन विधि रात को नहीं बोला है, उसका थोड़ा हाँ ध्यान जी। रखें। क्योंकि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, अगर हम रात को अंजन लगा के हम्म और फिर श्लेष्मा को निकालेंगे, फिर वो गड़बड़ रहेगा। दिन में करे तो आंखें साफ रहती हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। उससे हम्म। करने से स्त्रोतोरोध होगा, अगर पिघलेगा, पिघलेगा तो कहीं जमा हो जाएगा, तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम्म। जी। हाँ जी। मॉर्निंग ठीक में है, करें थैंक यू मैम, सर। थोड़ा सा त्रिफला क्वाथ से आई वॉश करके, और फिर इसके बाद करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर रश्मि मैम, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर दिल्ली में। अच्छा, तो हम आपके पास आएंगे, आप ये हाँ अंजन जी भी सर, बताइए, हम आएंगे जरूर आपके। आइए। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी सर आपने जरूर। 4 दिल्ली, वेद पढ़े मैम फिर दिल्ली में कहाँ पर है हाँ आप? जी, ये एनसीआर में है, इंदिरापुरम। अच्छा, पेशेंट है मेरे, मैं थोड़ा सा, मेरे को आपका फोन नंबर देंगे, भेजूंगी मैं।
नहीं, ये ठीक ग्रुप है, ठीक है मैम। मैंने दिल्ली वाले ग्रुप में डाला है ये लिंक, इसलिए वहां से आई है। हम लोग कल भी मिलेंगे फ्री या हाँ जी, आप चैट बॉक्स में धन्वंतरी। नंबर डाल दीजिए। हाँ जी सर, मैं डाल देती हूँ। हाँ, डॉक्टर थैंक हिमानी यू, मैम ने थैंक भी यू मैम। बोला, वो भी दिल्ली में है। डॉक्टर हिमानी मैम, आपको भी पेशेंट चाहिए तो हम आपके पास भी भेजेंगे। आप अपने बारे में बताइए मैम। हिमानी मैम सुन पा रही है क्या? हम आप लोगों के पास पेशेंट भी भेजेंगे, आप ऐसा मत सोचिए। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? सर मैं, हाँ जी सर, दिल्ली में ही प्रैक्टिस करती हूँ, द्वारका में। हाँ जी सर। चलिए, हम और द्वारका में आपके पास मल्टी पेशेंट भेजेंगे। स्पेशलिटी क्लिनिक मतलब ऐसे चलाती हूँ सर, मतलब सारे पेशेंट लेती हूँ। और 2 या 3 डॉक्टर्स और बैठते हैं सर। बहुत बढ़िया मैम, आप ऐसे ही करते रहिए और हम आपके पास आते रहेंगे, पेशेंट भी भेजते रहेंगे आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। आदित्य सर, आपको कैसा लगा आयुर्वेद का हमारा साइंस, कैसा है आपके हिसाब से? डॉक्टर आदित्य सर सुन पा रहे हैं क्या? सर बहुत अच्छा है सर, ऋषियों के द्वारा गाइडेंस बहुत अच्छा है। जी, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग इस पे काम करिए। ये मेरा लेक्चर जरूर आप लोग को गाइडलाइन देगा पेशेंट देखने के लिए, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और आप लोग जरूर ऐसे केसेस लीजिए और ठीक करिए। आप लोग से बड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सोचिए, हेतु देखिए, संप्राप्ति देखिए, लक्षण देखिए, और आयुर्वेद की सारी चिकित्साओं को हिसाब से युक्ति पूर्वक प्रयोग करिए। पेशेंट को ठीक करिए, नेत्र दान करिए। आंखें डायरेक्ट दान नहीं करना है, वही आंखों को रिपेयर करना है। और आयुर्वेद से जो रिपेयरिंग होगा वो कोई नहीं कर सकता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को पकड़ के और सुश्रुत संहिता पढ़ के और अच्छे से इलाज करिए, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। आयुष दर्पण का जो नया लेक्चर होता है, न्यू मतलब सेशन होता है अभी इसके बाद, वो 8, 8:15 बजे होता है। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।